हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भी हम लोग अपना एजेंटिक एआई यूजिंग लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो का टॉपिक है सबग्राफ्स। सबग्राफ्स खुद में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, स्पेशली अगर आप फ्यूचर में मल्टी एजेंट सिस्टम्स बिल्ड करना चाहते हो। मल्टी एजेंट सिस्टम्स बिल्ड करने के टाइम पे सबग्राफ बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो दैट इज़ वाई विल कवर दिस टॉपिक इन डिटेल। मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये रहेगा आज की वीडियो में कि सबसे पहले हम लोग इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे ऑन अ थ्योरेटिकल लेवल कि सब ग्राफ्स होते क्या हैं। उसके बाद मैं आपको इसका नीड बताऊंगा कि क्यों एआई वर्कफ्लोज में सब ग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में ये सब कुछ समझने के बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिकल कोड एग्जांपल्स देखेंगे जिसकी हेल्प से आप ये समझ पाओगे कि कैसे आप सब ग्राफ्स को लैंग ग्राफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन अराउंड सब ग्राफ्स। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझते हैं कि सब ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने लैंग ग्राफ के अंदर ग्राफ्स बनाना सीखा। ठीक है, हमने ये सीखा कि आप किसी भी तरह के एआई वर्कफ्लो को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इस ग्राफ में आपके पास नोड्स होते हैं और नोड्स जनरली टास्क को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एलएलएम कॉल करना है, या फिर आपको एक वेक्टर डेटाबेस से रिट्रीवल करना है, या फिर आपको एक टूल कॉल करना है, तो हर इस तरह का टास्क एक नोड की तरह रिप्रेजेंट होता है इस ग्राफ में। अब व्हाट इफ हम इसमें से किसी एक नोड को रिप्लेस कर दें विथ अ ग्राफ इटसेल्फ। ठीक है, समझना इस बात को कि एक ग्राफ है जिसके अंदर एक नोड है, बट हमने उस नोड को रिप्लेस कर दिया विथ एनदर ग्राफ। तो ये जो ब्लू कलर का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, सिंस ये खुद एक बड़े ग्राफ का पार्ट है, आप इसको सब ग्राफ बुलाओगे एंड दैट्स द होल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस डायग्राम में आपको एग्जैक्टली यही चीज़ दिखाई दे रही है। सो ऑन द होल अगर आप इस पूरे डायग्राम को देखो तो ये एक ग्राफ है, बट इस ग्राफ के अंदर जो नोड्स हैं वो खुद ग्राफ हैं। तो ये अंदर वाले ग्राफ्स को ही हम सब ग्राफ बुलाते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन भी लिखा है। Definition is a subgraph in LangGraph usually means a graph that is embedded and executed as a node inside another graph। ठीक है, तो आई रियली होप सबसे पहले आपको ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा होता है, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्या है। आई गेस आपको याद होगा जब आपने फर्स्ट टाइम कोई जेन ए आई एप्लीकेशन बनाया होगा तो उसका जो फ्लो होगा वो बहुत ही सिंपल होगा। आपके पास एक यूज़र की क्वेरी होगी जिसको आपने एक एलएलएम के पास भेजा होगा और उस एलएलएम ने आपको एक आउटपुट दिया होगा। बट ओवर टाइम जब आपने और कॉन्सेप्ट्स पढ़े तो आपने रियलाइज़ किया कि जेन ए आई सिस्टम्स कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें बहुत तरह के मॉड्यूल्स हो सकते हैं। जैसा ऐसा हो सकता है कि आपके जेन ए आई चैटबॉट को कुछ टूल्स की ज़रूरत हो, या फिर आप रैग बेस्ड चैटबॉट बनाना चाहते हो, या फिर डिपेंडिंग ऑन द लॉजिक आपको कंडीशनल राउटिंग करनी है। एक बार में अगर कोई चीज़ अचीव नहीं हुई तो रीट्राई का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है। मेमोरी हो सकता है, एच आई टी एल हो सकता है, इवैल्यूएशन हो सकता है, गार्ड रेल्स हो सकता है। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट राइट, कि एक प्रॉपर रियल वर्ल्ड जेन ए आई एप्लीकेशन can be a big application, like it can have a lot of things going on, right? एक एग्जांपल को लेके अगर हम बात करें तो मान लो आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर एजेंट बनाना चाहते हो अपनी कंपनी के लिए, जिसका काम होगा किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होता है कि आपके पास एक टीम लीड होता है, और वो टीम लीड क्या करता है, अपने डेवलपर्स से वेबसाइट या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कराता है। तो हो सकता है कि आपके पास दो सॉफ्टवेयर टीम्स हैं, एक आपकी बैक एंड वाली टीम है और एक आपकी फ्रंट एंड वाली टीम है। ठीक है, ये दोनों मिल करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे। फिर जैसे ये दोनों अपना अपना काम कर देंगे तो फिर आप अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाते हो। ठीक है, टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप पूरा का पूरा कोड रिव्यू कराते हो। कोड रिव्यू कराने के बाद आप अपनी डेवॉप्स टीम के पास भेज देते हो, और आपकी डेवॉप्स टीम क्या करती है, इसको डिप्लॉय और मॉनिटर करती है। तो ये काइंड ऑफ एक पूरा का पूरा फ्लो है जो आपको इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज आप एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट बनाना चाहते हो। अब आप खुद सोच के देखो कि अगर आप एक इतना कॉम्प्लेक्स एजेंट बनाने जाओगे लैंग ग्राफ में लेट्स से, तो उस लैंग ग्राफ एजेंट का जो ग्राफ आप बिल्ड करोगे वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हर जो सिस्टम है उसका खुद का हो सकता है कि कुछ कुछ टूल्स हों,
उसके खुद का रीट्राई लॉजिक हो, खुद का मेमोरी हो। वहाँ पे हो सकता है HITL आपको इम्प्लीमेंट करना पड़े, हो सकता है कि आपको हर अलग अलग मॉड्यूल में खुद के गार्ड रेल्स इम्प्लीमेंट करने पड़े। तो यू अंडरस्टैंड कि खुद में दिस कैन बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, इस कॉम्प्लेक्स काम को थोड़ा आसान कर सकते हो अगर आप यहाँ पर इस बड़े एजेंट को छोटे छोटे मल्टीपल एजेंट्स में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका टीम लीड बिकम्स वन एजेंट, जो कि काइंड ऑफ आपका प्लानिंग एजेंट है। फिर आपका बैक एंड डेवलपमेंट टीम एंड फ्रंट एंड डेवलपमेंट टीम, ये आपके दो कोडिंग एजेंट्स हो गए। ये आपका टेस्टिंग एजेंट हो गया, ये आपका कोड रिव्यू एजेंट हो गया, और ये आपका डेवऑप्स एजेंट हो गया। तो आपने क्या किया, अपने बड़े से एजेंट को छोटे छोटे एजेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर बन गया। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ क्या है कि हर एजेंट को आप एक सब ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दिस विल बी वन सब ग्राफ। अब इसके अंदर इसका खुद का ग्राफ चल रहा है। ये कोड डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, इसका लॉजिक अंदर ही इंप्लीमेंटेड है। इसके खुद के अपने टूल्स हैं, इसके अंदर अपनी खुद की मेमोरी है, इसके अंदर अपना इवैल्यूएशन लॉजिक है, इसके अंदर अपना गार्ड रेल है। सिमिलरली आपका टेस्टिंग वाला जो एजेंट है उसका पूरा लॉजिक इस सब ग्राफ में कंटेंड है। तो यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट। सडनली से ये जो बड़ा सा काम था इसको आपने ब्रेक डाउन किया, और फिर आप उसको ब्रेक डाउन करके अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है सब ग्राफ का। दिस इज़ वाई सब ग्राफ्स आर नीडेड, बिकॉज जेन AI एप्लीकेशंस कैन गेट कॉम्प्लेक्स, और उस कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव करने के लिए आपको ब्रेक करना होता है और सिंपल टास्क में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। क्या अचीव किया आपने इस पूरी चीज़ से, मल्टीपल चीज़ें अचीव की। सबसे पहली चीज़ जो आपने अचीव की वो है मॉड्यूलैरिटी। सॉफ्टवेयर में आप कहीं भी चले जाओ, हमेशा आपको बोला जाता है कि योर कोड शुड बी मॉड्यूलर। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। इट्स लाइक ब्रेकिंग डाउन योर एंटायर कोड बेस इनटू फंक्शंस। सेकंड, आपने क्या इंप्लीमेंट किया, आपने रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया। कैसे, अब मान लो ये आपका कोडिंग एजेंट है जो आपने बैक एंड डेवलपमेंट वाली टीम के लिए इम्प्लीमेंट किया। यही सेम कोडिंग एजेंट आप फ्रंट एंड वाली टीम के लिए भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बिकॉज एसेंशली बोथ आर डूइंग कोडिंग ओनली, राइट। बस अलग सेट ऑफ फाइल्स के ऊपर कोडिंग चल रही है, ठीक है। तो रीयूजेबिलिटी आपने इम्प्लीमेंट किया। थर्ड, आपका मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ गया। सोच के देखो, सडनली से आपको ये पूरा चीज़ डिबग करना आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, आप सीधे उस ग्राफ को उठाओगे और उसको डिबग करोगे, ठीक है। तो ये तीन सबसे बड़ी चीज़ें हैं जो आप अचीव करते हो जब आप सब ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करते हो अपने एजेंटिक या फिर जेन AI वर्कफ्लो में, ठीक है। तो आई रियली होप विद दिस एग्जांपल यू गेट माय पॉइंट कि सब ग्राफ्स का क्या ज़रूरत है। एंड दैट इज़ वाई फ्यूचर में आप कभी भी जब भी मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स बिल्ड करोगे, वहाँ पे आप ये सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। सो इन तीन कॉन्सेप्चुअल बेनिफिट्स के अलावा तीन और लैंग ग्राफ स्पेसिफिक बेनिफिट्स भी हैं। सो वो भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है फेलियर आइसोलेशन। सो लैंग ग्राफ इस तरीके से डिज़ाइंड है कि आपका मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब ग्राफ खुद में फेल कर जाता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम अकर कर जाता है, तो भी आपका बाकी का जो ग्राफ है वो बहुत आराम से एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरा का पूरा, विथ सम वार्निंग्स ऑब्वियसली। बट ऐसा नहीं होगा कि एक सब ग्राफ के डाउन होने से आपका पूरा का पूरा ग्राफ बैठ गया। अगर आप सब ग्राफ यूज़ ना करो तब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक नोड फेलियर से आपका बाकी का जो ग्राफ है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाए। तो सब ग्राफ गिव्स यू दिस फेलियर आइसोलेशन। सेकेंड, यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ स्टेट सेपरेशन। सो लैंग ग्राफ में हर ग्राफ का खुद का एक स्टेट होता है, बेसिकली डेटा अबाउट द ग्राफ, ठीक है। अब अगर आप सब ग्राफ का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट नहीं करते हो और मान लो आप ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट जो है वो एक सिंगल ग्राफ में रख के बनाते हो, तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या होगी। प्रॉब्लम ये है कि इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है, उस पूरे आर्किटेक्चर के लिए आपके पास सिर्फ एक सिंगल स्टेट होगा, और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं, कोडिंग वाला कंपोनेंट, टेस्टिंग वाला कंपोनेंट, डेवऑप्स वाला कंपोनेंट, वो सब के सब इसी स्टेट के साथ इंटरैक्ट करेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। बट सब ग्राफ इंप्लीमेंट करने से क्या फ़ायदा है कि आप अपने हर एजेंट एज इन हर सब ग्राफ के लिए खुद का स्टेट डिफाइन कर सकते हो। मतलब कोडिंग वाले एजेंट का अपना अलग स्टेट है, टेस्टिंग वाले एजेंट का अपना अलग स्टेट है, कोड रिव्यूअर वाले का अपना अलग स्टेट है। तो फिर आपके जो स्टेट्स हैं ये आपस में मिसमैच नहीं करते,
एंड द थर्ड बेनिफिट इज़ ऑब्जर्वेबिलिटी। सो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कैसे लैंगस्मिथ जैसे टूल को आप लैंग्राफ के साथ इंटीग्रेट करके अपने पूरे के पूरे वर्कफ्लो को स्टडी कर सकते हो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब व्हाट इफ़ आप एक इतना कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंट बना रहे हो और आप स्पेसिफिकली ये जानना चाहते हो कि आपका जो कोडिंग एजेंट है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, एज इन आपका कोडिंग एजेंट कितने टोकन्स कंज्यूम कर रहा है, उसका ऑन एन एवरेज लेटेंसी कितना है, तो ये कैसे करोगे। अब मज़ेदार बात यह है कि लैंग्राफ आपको ये फीचर देता है कि आप ग्रैनुलर लेवल पे जा कर के अपने सब ग्राफ्स को भी ट्रेस कर सकते हो। सो मैं अलग से चाहूँ तो कोडिंग एजेंट को ट्रेस कर सकता हूँ, मैं अलग से टेस्टिंग एजेंट को ट्रेस कर सकता हूँ, मैं अलग से कोड रिव्यूअर एजेंट को ट्रेस कर सकता हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ लैंग्राफ। ठीक है। सो आई रियली होप आपको ये 3 बेनिफिट समझ में आ गए। और ऑन द होल भी आपको ये पूरा डिस्कशन अभी तक आई एम प्रिटी श्योर आपको इट्स मेकिंग सेंस, राइट। सो हमने लैंग्राफ समझ लिया, आई एम सॉरी, हमने सब ग्राफ समझ लिया, और सब ग्राफ की ज़रूरत क्या है वो भी हमने समझ लिया। अब हम अपना डिस्कशन लेके जाते हैं इस डायरेक्शन में कि हम ये समझेंगे कि कैसे आप सब ग्राफ के कॉन्सेप्ट को लैंग्राफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस दैट। अब कोड लिखने के पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो होता क्या है कि आप लैंग्राफ के अंदर 2 अलग तरीक़ों से सब ग्राफ्स बना सकते हो। यहाँ पर अगर आप लैंग्राफ का डॉक्यूमेंटेशन देखो तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन एडिंग सब ग्राफ्स यू नीड टू डिफाइन हाउ द पेरेंट ग्राफ एंड द सब ग्राफ कम्युनिकेट्स। सो देर आर 2 डिफरेंट वेज। द फर्स्ट वन इज दैट यू इन्वोक अ ग्राफ फ्रॉम अ नोड। यहाँ पे लिखा हुआ है सब ग्राफ्स आर कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अ नोड इन द पेरेंट ग्राफ। सो इस पर्टिकुलर मोड में क्या होता है कि आपके पास आपका पेरेंट ग्राफ है और अब आप इस जगह पे एक सब ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप अपने लिए एक सब ग्राफ बनाओगे और फिर आप इस सब ग्राफ को इस नोड के अंदर से इन्वोक करोगे। सो यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इन दोनों ग्राफ्स के बीच में। आपने इन दोनों ग्राफ्स को अलग अलग तरीके से बिल्ड किया, इंडिपेंडेंटली बिल्ड किया, और फिर पेरेंट ग्राफ के अंदर वाले नोड में आपने इन्वोक करने का कोड लिखा इस सब ग्राफ को। ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला मैकेनिज्म। दूसरा मैकेनिज्म होता है दैट यू ऐड अ ग्राफ एज अ नोड। सो अ सब ग्राफ इज एडेड डायरेक्टली एज अ नोड इन द प्रेजेंट एंड शेयर स्टेट कीज विद द पेरेंट। सो इसमें बेसिकली वही चीज़ होती है जो हमने अभी तक पढ़ी। सो आपके पास एक पेरेंट ग्राफ है और इस जगह पे आप एक सब ग्राफ इंसर्ट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रादर देन हैविंग अ नोड एक सब ग्राफ रखोगे उस नोड के बदले। तो यही 2 मेन आपके मैकेनिज़म्स हैं सब ग्राफ ऐड करने के। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि फर्स्ट वाले मैकेनिज़्म में आपके ये दोनों जो ग्राफ्स हैं, पेरेंट ग्राफ एंड सब ग्राफ, दे कैन हैव देयर ओन सेपरेट स्टेट्स। ठीक है, इसका अपना अलग स्टेट होगा, इसका अपना अलग स्टेट होगा। और सेकंड वाले मैकेनिज़्म में यू हैव अ शेयर्ड स्टेट। बेसिकली आपका जो सब ग्राफ है वो पेरेंट वाले ही स्टेट कीज़ के साथ काम करता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों मैकेनिज़म्स को पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है। तो मैं एक यूज़ केस लूँगा और उस यूज़ केस को मैं सॉल्व करूँगा फर्स्ट इस वाले मैकेनिज़्म से, फिर सेकेंड वाले मैकेनिज़्म से, सो दैट आपको दोनों का फ्लेवर मिल जाए। सो सब ग्राफ को लैंग ग्राफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक छोटा सा यूज़ केस लेंगे। ठीक है। यूज़ केस क्या है कि मान लो हमारे पास एक यूज़र है और उसने हमसे एक क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन को हमने एक एलएलएम के पास भेज दिया जिसने हमें एक आंसर जनरेट करके दे दिया। और ये जो आंसर जनरेट हुआ है ये इंग्लिश में है, बट हम यूज़र को हिंदी में आंसर दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस जनरेटेड इंग्लिश आंसर को एक दूसरे एलएलएम के पास भेजेंगे जो ट्रांसलेशन का काम करेगा और हमें हिंदी आंसर देगा एज आउटपुट। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा वर्क फ्लो है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पहले मैं आपको फर्स्ट मैकेनिज़्म बताता हूँ। सो फर्स्ट मैकेनिज़्म में आपके पास 2 अलग ग्राफ्स आप डेवलप करते हो और दोनों के बीच में स्टेट शेयर नहीं होता। ठीक है। तो हमारा आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होगा कि हमारा जो फर्स्ट ग्राफ है वो, जो पेरेंट ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्टार्ट नोड, उसके बाद जनरेट बोल के एक नोड होगा जिसका काम होगा आंसर जनरेट करना, उसके बाद आएगा ट्रांसलेट नोड जिसका काम होगा आंसर को ट्रांसलेट करना,
और फाइनली एंड नोड। और हम एक सेकंड इंडिपेंडेंट ग्राफ डेवलप करेंगे जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन का काम परफॉर्म करेंगे। सो हमारा जो सब ग्राफ है वो ट्रांसलेशन का काम परफॉर्म करेगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, स्टार्ट, ट्रांसलेट, एंड। और हम क्या करेंगे, पेरेंट वाले ग्राफ में ट्रांसलेट नोड के अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखेंगे, बस एक लाइन का कोड लिखेंगे कि उसको इन्वोक करना है इस सब ग्राफ को। ये आर्किटेक्चर होगा हमारा, ठीक है। और इन दोनों के अपने खुद के स्टेट्स होंगे, इसका स्टेट होगा स्टेट 1, इसका स्टेट होगा स्टेट 2। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोड में ये पूरी चीज़ काम कैसे करती है। सो यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमने लोड डॉट env को कॉल कर लिया, ठीक है। अब हम पहले सब ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। इस वाले ग्राफ को हम पहले डेवलप करेंगे। अब सोच के देखो, इस ग्राफ को इनपुट में क्या चाहिए, इस ग्राफ को इनपुट में चाहिए एक इंग्लिश टेक्स्ट या फिर आंसर, और ये ग्राफ आपको आउटपुट में क्या देगा, एक हिंदी में ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका स्टेट डिफाइन किया, वी आर कॉलिंग दिस स्टेट एज सब स्टेट। इस सब स्टेट में दो चीज़ें हैं, दो कीज़ हैं। फर्स्ट इज़ आपका इनपुट टेक्स्ट जो आपको इंग्लिश आंसर मिलेगा, एंड सेकंड इज़ ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जो आप हिंदी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जनरेट करोगे। फिर हमने सब ग्राफ के लिए एक LLM चूज़ कर लिया जो कि चैट ओपन एआई का है, और सिंस इसमें सिर्फ एक ही नोड है तो हम उस नोड को डिफ़ाइन कर रहे हैं। बेसिकली हम इस नोड को डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या कोड लिखा हुआ है यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा है कि भाई आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, नेचुरल और क्लियर रखना, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड मत करना। हमने यहाँ पे सब ग्राफ LLM को इन्वोक किया है प्रॉम्प्ट दे करके, और जो भी आपको आंसर मिल रहा है हिंदी ट्रांसलेटेड टेक्स्ट, उसको हमने इस वेरिएबल में ऐड किया और स्टेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हम अपने सब ग्राफ को बिल्ड कर रहे हैं, एक सिंगल नोड ऐड कर रहे हैं, और ये हमारे एजेस हो गए, स्टार्ट से लेके ट्रांसलेट नोड और ऐड एज से लेके आपका हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हमने कंपाइल कर लिया अपने सब ग्राफ को। तो इस पॉइंट पे हमारे पास ये वाला ग्राफ रेडी है। अब बात करते हैं पेरेंट वाले ग्राफ की। तो पेरेंट वाले ग्राफ में भी एक स्टेट होगा, हम उसको पेरेंट स्टेट बुला रहे हैं। अब इसमें तीन चीज़ें होंगी, पहला आपका क्वेश्चन क्या था, दूसरा आपका इंग्लिश आंसर क्या था, तीसरा आपका हिंदी आंसर क्या था। तीनों ही चीज़ें स्ट्रिंग होंगी। ये बन गया हमारा पेरेंट LLM। अब हमें दो नोड्स डिफाइन करने हैं, कौन कौन से, एक जेनरेट वाला और एक ट्रांसलेट वाला। तो जेनरेट वाले में कोड बहुत सिंपल है कि हमने पेरेंट LLM डॉट इन्वोक किया, हमने बोला यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, इस क्वेश्चन को आंसर करो, ठीक है। जो भी आंसर आया उसको हमने स्टेट में सेव कर दिया, ये हमारा इंग्लिश आंसर है। अब बात करते हैं अगले नोड की जहाँ पे मेन सारी चीज़ हो रही है। सो इस ट्रांसलेट नोड में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली अपने सब ग्राफ को इन्वोक कर देना है, और सब ग्राफ को आप इन्वोक करते टाइम अपना इंग्लिश वाला आंसर भेज रहे हो। अब सब ग्राफ क्या करेगा, पलट के आपको अपना पूरा का पूरा फाइनल स्टेट भेजेगा, और आपके फाइनल स्टेट में ये दोनों चीज़ें होंगी, इंग्लिश वाला क्वेश्चन भी, इंग्लिश वाला आंसर भी और हिंदी वाला आंसर भी। बट आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले आंसर से। तो आपने हिंदी वाले आंसर को एक्सट्रैक्ट किया और अपने पेरेंट स्टेट के आंसर हिंदी वाले की में डाल दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे आपने अपना ग्राफ बिल्ड कर लिया, दो नोड्स हैं, तीन एजेस हैं, यहाँ पे आपने कंपाइल कर लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पेरेंट ग्राफ को इन्वोक कर रहे हैं विथ दिस क्वेश्चन, और इसको जैसे ही आप रन करोगे तो आपको फाइनल स्टेट में दिखाई देगा आपका क्वेश्चन, आपका इंग्लिश आंसर और आपका हिंदी आंसर। एंड दिस इज़ हाउ सब ग्राफ इज़ इम्प्लीमेंटेड इन LangGraph, ठीक है। तो ये हमने पहला वाला मैकेनिज्म देखा जहाँ पे स्टेट्स आर आइसोलेटेड, दोनों ग्राफ्स के अपने खुद के स्टेट्स थे, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को हम देखेंगे सेकेंड मैकेनिज्म के थ्रू, जहाँ पे हम दोनों ग्राफ्स में एक शेयर्ड स्टेट को यूज़ करके काम करेंगे। सो ये रहा हमारा सेकेंड मैकेनिज्म वाला कोड। यहाँ पे भी मैं आपको एक वॉक थ्रू देता हूँ। सो ये हो गया हमारा इम्पोर्ट, यहाँ पे हमने लोड डॉट env को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि आपको दो अलग स्टेट्स डिफाइन नहीं करने, यहाँ पे आप स्टेट्स को शेयर करोगे। तो हमने एक सिंपल सिंगल स्टेट डिफाइन किया पेरेंट का, ठीक है। तो पेरेंट के स्टेट में वही तीन कीज़ हैं, क्वेश्चन है, इंग्लिश आंसर है, हिंदी आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हमने अपने दो अलग LLMs डिफाइन कर लिए, एक आपका पेरेंट वाले के लिए, एक आपका सब ग्राफ के लिए।
अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। अब हम एक्चुअली सबसे पहले हमारा जो सब ग्राफ है उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, अंदर वाले ग्राफ को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो अंदर वाले ग्राफ में अभी भी एक सिंगल नोड है विच इज़ ट्रांसलेट टेक्स्ट, और ये रहा हमारा उस ग्राफ को बिल्ड करने का कोड, बिल्कुल सेम है जो पिछले कोड में था। इसके नीचे अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने पेरेंट वाले ग्राफ को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। बट नोटिस करना, इस बार हम दो नोड्स यहाँ पे बिल्ड नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक ही नोड बिल्ड कर रहे हैं, जनरेट वाला। ट्रांसलेट वाला जो नोड है वो अब सब ग्राफ के थ्रू आएगा। सो हमने ये जनरेट वाला नोड लिखा, बिल्कुल वही लॉजिक है जो पिछले कोड में मैंने आपको दिखाया। असली चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो पेरेंट का ग्राफ बिल्ड करने के प्रोसेस में देखो, हमारा पहला नोड क्या है, जनरेट आंसर वाला, विच इज़ दिस फंक्शन। बट सेकेंड जो नोड है वो क्या है, वो हमारा सब ग्राफ है। दिस इज़ द बिगेस्ट चेंज। तो वी आर नॉट यूजिंग अ नोड, इंस्टेड वी आर यूजिंग अ सब ग्राफ एज नोड, ठीक है। और फिर हमने एजेस अपने डिफाइन कर दिए, और हमने पेरेंट वाले ग्राफ को कंपाइल कर दिया, और ग्राफ को जब इन्वोक किया तो यू आर गेटिंग द सेम आंसर, बट दिस वन इज फॉलोइंग अ कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो यही दो मेन मैकेनिज्म्स हैं सब ग्राफ्स को इम्प्लीमेंट करने के लैंग ग्राफ में। आई रियली होप आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। सो या गाइज, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। जाते जाते बस आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, आप एक बार जा कर के लैंग ग्राफ का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ज़रूर स्टडी करना सब ग्राफ के ऊपर। मोस्टली आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, बट एक दो एडिशनल चीज़ें आपको और दिखाई देंगी, जैसे कि हाउ डू यू ऐड परसिस्टेंस टू सब ग्राफ्स, ठीक है। फंडा बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ अपने पेरेंट वाले ग्राफ को चेक पॉइंटर देना होता है। लैंग ग्राफ ऑटोमेटिकली पेरेंट से जो आपका चाइल्ड है सब ग्राफ उसको भी चेक पॉइंट कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगेन कोड में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, आई वुड रिकमेंड आप एक बार जाके देखो, ठीक है। एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, आप स्ट्रीमिंग भी परफॉर्म कर सकते हो सब ग्राफ के आउटपुट के ऊपर, तो उसका कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और हाउ कैन यू व्यू द सब ग्राफ का स्टेट, वो भी आपको यहाँ पे कोड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद पे आप जाकर के स्टडी करोगे तो आपको और एडिशनल पर्सपेक्टिव मिलेगा, बट जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी, उसके बेसिस पे भी आप मल्टी एजेंट सिस्टम्स बना पाओगे आगे चल के। तो आई रियली होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।